मिले और ज्यादा सीट मिलेगा तो ठीक एनडीए है, मजबूत होगी। ये बात तो अच्छा सच है ना आलोक वत्स जी, ये बात तो सच है ना कि अकेले बीजेपी कोई कमाल नहीं कर सकती, उसे सहयोगी दलों का साथ चाहिए होगा, एनडीए तभी मजबूत होगा। अब इसमें अगर अलग अलग तरीके से शर्तें सामने आ जाए तो क्या करेगी बीजेपी? कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा और कैसे सबको साथ में लिया जाएगा? देखिए रचना जी, मैंने आपको शुरू में कहा ना, ये सब पावर पॉलिटिक्स के तहत बयान दिए जा रहे हैं हम्म। कि इस तरीके का बयान देके हम कितना सीट अपने पाले में ले हैं। हम्म। अगर वस्तु नहीं, इसकी स्थिति और जरूरत क्यों सच्चाई। पड़ी? अच्छा ये बताइए ना, अगर एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी कि इतनी सीटें चाहिए वरना हम तो इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये बयान देने की जरूरत क्या है? आपसी सहमति नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, सीट शेयरिंग पर क्या राय नहीं ली जा रही है? देखिए रचना जी, सब चीज हो रहा है, लेकिन अपनी पार्टी का वजूद को और बड़ा करने के लिए तो मैं कोई ना कोई कदम उठाऊंगा ही। हम्म। अभी इनके बहुत से वर्कर होंगे जिनको इनको सांत्वना देना होगा। हम्म। तो ये सब मैं बहुत पुराना देख रहा हूँ। ये सब पावर पॉलिटिक्स है, सीटों को बढ़ाने की कवायद है। अंतोगत्वा जितनी सीटें मिलेंगी उतने पे संतोष करके और एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अलग किसी के लड़ने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। बीजेपी की एनडीए ताकत के है क्या साथ अलग ही लड़ने की? सबको जी, सबका साथ चाहिए ना, सबको सबका साथ चाहिए ना, बीजेपी भी अकेले कहां लड़ सकती है चुनाव? इसीलिए तो गठबंधन की राजनीति हो रही है। हम्म। और गठबंधन पिछले 30-40 वर्षों से हम्म। हिंदुस्तान में एक मजबूरी सा बना हुआ है। हम्म। कोई भी दल अकेला इतना मजबूत नहीं बन पा रहा है हम्म। कि वो अकेले लड़के सारी चीजों को संभाला। कि हम्म। पिछली बार के लोकसभा में हम अकेले, हमारे पास मेजोरिटी थी, हम्म। लेकिन फिर भी जो दल हमारे साथ लड़े थे हमने उनको साथ लेकर ही सरकार बनाई। हम्म। और आज फिर वही कवायद कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है आपने माना तो सही कि पिछले लोकसभा चुनाव में चीजें अलग थी, अब ये जो लास्ट हुआ है उसमें अलग हैं, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे रहे इसको लेकर तो विपक्ष ने भी बड़े कटाक्ष किए कि सहयोगी दलों का साथ बेहद जरूरी है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। सियासी बवंडर मचा हुआ है तो एनडीए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमने 100 सीटों वाला अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। यानी कि जीतन राम मांझी जो ये कह रहे थे 15 से 20 सीटें चाहिए, अगर नहीं मिलती हैं तो 100 सीटों पर लड़ेंगे, फिर अब वो कह रहे हैं लेकिन ये सच है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। हम एनडीए से अनुरोध करेंगे कि वो हमें पर्याप्त सीटें आवंटित करे ताकि हमारी पार्टी को विधानसभा में मान्यता मिल सके। यानी कि विधानसभा में पार्टी को मान्यता मिलने की बात अब जीतन राम मांझी ने कह दी है। क्या कुछ कहा है, लेटेस्ट उनका बयान है, सुन लेते हैं एक बार। कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में और पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निबरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग करेंगे। जिस तरीके से जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि उनके बयान के बाद में जो चर्चाएं चारों तरफ हो रही थी इसमें उन्होंने थोड़ा सा चीजें बदल दी। उन्होंने कहा कि हमें पर्याप्त सीटें मिलनी चाहिए, इन पर्याप्त सीटों के साथ हम करो या मरो की स्थिति में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की मान्यता मिलने का सवाल है। आलोक वत्स जी, जीतन राम मांझी ने कुछ ही घंटे में अपना बयान चेंज कर लिया, ऊपर से कुछ कहा गया क्या? देखिए रचना जी, मैंने आपको शुरू में कहा ये पावर पॉलिटिक्स सीटों को अपनी खेमे में बढ़ाने के लिए है। और किसको कितनी सीटें मिलने चाहिए ये पार्टी हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए अंतोगत्वा उनको उन्हीं सीटों पर लाकर संतुष्ट करके, समझौता करके और चुनाव लड़के एनडीए के तहत और फिर से सरकार बना के एनडीए चैन से बैठेगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिहार के लोगों से मैं पिछले 7-8 दिनों से बिहार में हूं,
मैं विभिन्न वर्गों के लोगों से दिन भर मिल रहा हूँ, किसी ने, एक व्यक्ति ने भी ये SIR की चर्चा नहीं की है। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो इसके बारे में किसी ने एक शब्द नहीं कहा है। और जिसको ये इतना बड़ा माहौल हल्ला किए हुए हैं कि लोगों के अंदर दुख है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा निराशा है, लोग बहुत इस बात से खफा हैं और NDA को इस बात पर हराने के लिए तैयार हैं। देखिए, बिहार का आदमी एक वक्त की रोटी कम खा लेगा, लेकिन सोने से पहले भरपेट राजनीति करके तब जाएगा बिस्तर पर सोने। अब तो राजनीति करने का मौका भी उनके पास इतना नहीं बचा ना, क्योंकि बहुत से परिवार और बहुत से लोग तो निकलकर ये भी सामने आ रहे हैं कि देखिए हम तो जिंदा हैं, हमें मरा हुआ बता दिया और हमें लिस्ट से हटा दिया। गिव मी 10 सेकेंड्स। अगर किसी का नाम, मान लीजिए पंकज जी, बजोरिया जी, मंटू जी, पांडे जी, किसी का नाम अगर कट गया और उसको पता लग गया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो इतना बड़ा हंगामा काटेगा BLO के साथ और दूसरे लोगों के साथ कि अंतोगत्वा उसका नाम उसी दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये है बिहार के लोगों की राजनीतिक परिपक्वता। ऐसा मैंने भी सुना है, बिहार के लोग कह रहे हैं कि एक वक्त कम खा लेंगे लेकिन वोट वो जरूर डालेंगे, और अगर वोटर लिस्ट से नाम कटाए तो उसके लिए मशक्कत बड़ी होती है। लेकिन हाँ, पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, ऐसा हो सकता है और कोई मशक्कत ना कर रहा हो। तमाम जो मिले जुले से रिस्पॉन्स है वो बिहार से सामने आ रहे हैं। लेकिन नाम कटे हैं, हाँ? उनको भरपूर मौका दिया गया है अपना नाम जुड़वाने के लिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, दे आर मेकिंग एन इशू आउट ऑफ अ नॉन इशू। ठीक है, दिस इज नो इशू इन बिहार। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई इशू नहीं है। श्याम जी, कोई इशू नहीं है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा जरूर निकाली इंडिया अलायंस ने। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार लीड कर रहे थे इस यात्रा को, लेकिन तेजस्वी यादव के मन में कोई नाराजगी रह गई क्या? 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात क्यों कही? लोग ये भी बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़ा ट्रेंड कर रही है ये बात कि तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री के तौर पर माना और ये जनता के सामने बोला कि अगले PM ये हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बदले में ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। क्या इस बात की नाराजगी और इसी के चलते ये बयान? नहीं, आप देखिए ना कि समन्वय समिति के संयोजक तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा मतलब यात्रा हो रही है। आपने SIR के मसले पे जो बात आपने कही है, मैंने तो दोनों को साथ में देखा, इनफैक्ट कई बार तो साथ में देखा है। हाँ, नहीं, राहुल गांधी जी भी साथ में थे, तेजस्वी साथ में थे, हमारे सारे सम्मानित गठबंधन के जो भी हमारे दल के नेता थे साथ में थे, बिहार की जनता हमारे साथ में थी। अब क्या चाहिए? थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, चीजें साफ हो जाएंगी। आपको भी 2-4 डिबेट अभी करेंगे बिहार की राजनीति पर, उस पर और क्लियर हो जाएंगी। इसमें सब कुछ क्लियर है। मैं एक बात यहाँ जरूर इंडिया अलायंस में क्लियर है या नहीं? मैं तो चलिए कर लूंगी डिबेट। ना वो आप कीजिएगा ही। देखिए, डिबेट आप जरूर कीजिएगा, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, महागठबंधन बिहार की जनता की लड़ाई लड़ रही है। जो उसके हक हकूक, मान सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका हक हकूक, मान सम्मान दिलाएंगे। बिहार की जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम रही है, माइग्रेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, 20 साल में कहाँ है? कुछ जो है क्या, जो हमारे सम्मानित पैनलिस्ट साथी SIR के मसले पर बता रहे थे कि बिहार में उन्होंने यात्रा की है, वहां पर कुछ मसला नहीं है। 1-2 बात यहाँ जरूर आपको जोड़ना चाहता हूँ कि हाल ही के दिनों में जो अभी चुनाव हो रहे हैं, एक वोटर लिस्ट में एक नया चीज सामने उभर के आ रही है, मोबाइल वोटर। एक ही घर में मतलब कि संयुक्त परिवार इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बन जा रही है। एक मकान में 500, 900 लोगों की लिस्ट आ रही है, आपने देखा ही होगा। तो एक बड़ा जांच का विषय है, एक बड़ा पता लगाने वाली चीज है। हर आदमी नहीं लगा पाएगा। मोबाइल वोटर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, जो राहुल गांधी जी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में दिया था। हम भी सवाल जवाब इस पर कर रहे हैं। अगर हमारे बात पे बेमानी होती तो माननीय अदालत ने हमारी बात को तो खारिज नहीं किया, सुनवाई कर रही है। भरा हुआ डॉक्यूमेंट हमने जुड़वा दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? आप बेचारे बिहार की जनता बिहार से बाहर है। आप जानते हैं कि वो पहले चले जाते हैं। 24 जून को एक घोषणा हुई है, वो सब मजदूर हमारे भाई हैं, वो सब पंजाब से लेके कर्नाटक से लेके साउथ इंडिया जाते हैं। खासकर जो धान की खेती रोपनी होती है, अगर आप जानते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप जानते होंगे। अब बेचारे बहुत लोग का इतना डेटा और कागज पत्र में फंसाना इनका पहला काम है। तो अगर इस पर डिबेट करना है तो कर लीजिएगा। तो इसलिए एक कह देना कि कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे दिल्ली में बैठ के कोसी गांव का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। 5 स्टार में बैठ के गरीब के बारे में फैसला करना चाहे करिए ना, लेकिन हम लोग तो गरीब के आवाज बुलंद आवाज है, हम तो उनके साथ रहते हैं। जमीनी हकीकत हमें पता है।
हमें पता है कि क्या स्थिति गुजर रही है, क्या होगी। आप एक ऑफिस में जाके कागज पत्र ठीक कराना आसान काम है क्या? आप बताइए। तो इसलिए एसआईआर के मसले में डिबेट अलग है। जहां तक आपने बिहार के राजनीति में महागठबंधन के बात कहा है, मैं पुनः दोहराना मैंने ये भी चाहता हूं। पूछा, तेजस्वी ने क्यों कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अब तो 243 का जो फॉर्मूला है, हमारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ये जान लीजिए आप। कैसे? इसका पहला सीधा मतलब नहीं, आप सीधा ना आपको सीट शेयरिंग पर आ जाएंगे, डेटा आपको दे देंगे, कुछ इंतजार कीजिए। टीवी डिबेट में तो अभी हम मीटिंग से पहले सारी बात हम नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक आप जानती हैं हमारी सीमा रेखा, सब पार्टी की सीमा रेखा है। लेकिन आप बात समय पर आपकी इसकी सूचना आपको हम नहीं, ये बात मैंने क्यों पूछी ना ये बात मैंने क्यों पूछी ये तो जानिए। जीतन मांझी कह रहे हैं 15 से 20 सीटें होनी चाहिए वरना 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी लेटेस्ट उन्होंने कह दिया हम चाहते हैं कि हमें जो आला कमान है वो पर्याप्त सीटें दे, हमारे लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है। थोड़ा सा बयान चेंज कर दिया ताकि इतना ज्यादा चर्चाओं में ना रहे या फिर एग्जैक्टली वो डेटा ना रहे कि 15-20 या फिर 100। लेकिन मैं पूछ रही हूँ तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा? देखिए मैं आपको एनडीए की एक बात बता दूं। हाँ। विनीत भाई भी अभी बात अपनी रख रहे थे, उनकी बात को भी हमने सुना। कुल मिला के जो है जीतन राम मांझी साहब है, सीनियर नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सम्मान करते हुए बात कह रहा हूँ कि वहां पर मूल मकसद सिर्फ कुर्सी का है, मंत्रालय का है। हम लोग बिहार की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शासन सत्ता इनका मेन मकसद है। आप देखिए ना यू टर्न कैसे बिहार के पॉलिटिक्स में एनडीए में कुछ हुई है। 2020 में भाई विनीत जी की जो पार्टी थी वो क्या स्टैंड था, 25 में क्या स्टैंड है, जीतन राम मांझी साहब का क्या रहा है, आप जानती हैं। तो हम लोग वैचारिक लोग हैं, हमारी विचारधारा सबसे बड़ी है, जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो कुर्सी शासन सत्ता मतलब कि वो असली मकसद नहीं है, असली मकसद जनता की भलाई है। वो बिहार की जो बदहाली को हम खुशहाली में बदलने वाले हैं, रोड मैप हमने दिया है ना। आप देखिए ना 22-23 में जब हम नीतीश कुमार जी के साथ आए थे तो हमने जो है सर्वे कराया, इकोनॉमिक सर्वे कराया, हमने बिहार के बारे में स्पेशल स्टेटस के लिए संघर्ष किया है। आप जानते हैं कि हम पूरा रोड मैप हमारे पास है। इनका मकसद सिर्फ शासन सत्ता कुर्सी लेके और सारे संसाधन को देखिए ना, निजीकरण कितनी आवाज तरीके से हो रही है, कौन इसके भुगतेगा? मजलूम लोग, सबसे नीचे पायदान पर लोगों ने भुगतेंगे। तो आप समझिए कि हमारी स्थिति एनडीए वाली नहीं है, हम लोग बहुत इनसे अलग है। यहाँ पर इनकी जो स्थिति है, जो खेला कहते हैं राजनीति में, एक नया शब्द आ गया, वो खेला का सबसे उदाहरण बिहार का एनडीए है। और एक बात जान लीजिए, अब दूसरे हमारे सम्मानित पैनलिस्ट अपनी बात रखेंगे, एक बात और बता दूं, नीतीश कुमार जी 43 बार मुख्यमंत्री है। लोकतंत्र में किसी दल का बड़ा नेता मुख्यमंत्री होता है, इनकी मजबूरी है। आज एक नीतीश कुमार जी का चेहरा हट जाए, इन लोग की सब क्या से क्या होगा। लेकिन इनका 25 के बाद देखिएगा जो बीजेपी ने जो किया है रीजनल पार्टीज का, आपने महाराष्ट्र में देखा शिवसेना का क्या हाल हुआ। तो अब 25 के बाद जदयू का क्या भविष्य होगा, ये भी एक बड़ा विमर्श का विषय होगा।